हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्यक्रम 9 सितंबर 2024 को जो संशोधित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 9 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 10वां नंबर का मॉडल पेपर है, फुल मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 9 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पशु परीक्षर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 10। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर अपने को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। दोस्तों, सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे गंगानगर, जालोर, जोधपुर और बीकानेर दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पे आएगा दोस्तों यहाँ पे गंगानगर, फिर गंगानगर से ठीक नीचे दोस्तों यहाँ पे बीकानेर आएगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों तीसरे नंबर पे जोधपुर और फिर आएगा अंतिम नंबर पे जालोर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो दोस्तों 1 4 3 2 कौन से ऑप्शन में है? दूसरे नंबर के ऑप्शन में है। यही अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में बताइए, दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वो दोस्तों हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है दक्षिणी पूर्व को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए थोड़ा सा डीप प्रश्न है, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक प्रदेश विभाग अपने धरातलीय लक्षणों के लिए सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए दोस्तों सही उत्तर को अपने को यहाँ पर चुनना है। देखिए, एक तरफ भौतिक विभाग दे रखे हैं, दूसरी तरफ सेल समूह दे रखे हैं। देखिए, दक्षिण पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम बिल्कुल सही है। पश्चिमी बालू का मैदान रायलो क्रिटेशस क्रम में है। अरावली है, ये अरावली दिल्ली क्रम में है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, इसमें उत्तर पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यन क्रम में है, ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, धरातलीय लक्षण अपने को बताने हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में धरातलीय लक्षण अपने को बताना है। देखिए, और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है राजस्थान में, बिल्कुल सही है। 33 सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल सही है। प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु निर्मित मैदान का भाग ये दोस्तों इसमें नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 1 2 3 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों में हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है। बताइए, आदिवासियों में हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांस, बांस का वृक्ष है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1980 में। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही थी। ठीक है, वो 1973 में पहली बाघ परियोजना दोस्तों घोषित की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है तो 1980 आएगा इसमें, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है तो कौन सा जलवायु प्रदेश? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, तो BWHW इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए कौन सा कारक है राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तापमान है, ये निर्धारित करता है, समुद्र से दूरी भी निर्धारित करता है, प्रचलित पवनें भी निर्धारित करती है, वर्षा का समान वितरण ये राजस्थान में नहीं है दोस्तों। आप सभी को पता है कि पश्चिम राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हाड़ौती के क्षेत्र में दोस्तों ज्यादा वर्षा होती है और पश्चिमी राजस्थान में कम, तो यहाँ पे असमान वितरण है दोस्तों वर्षा का, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समान वितरण दे रखा है, ये उत्तरदायी नहीं है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कोठारी, कोठारी है ये लूनी की सहायक नदी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए सॉरी कोठारी है वो लूनी की सहायक नदी नहीं है। लूनी की सहायक नदी तो दोस्तों जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, सरस्वती ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना इसमें गलत दे रखा है पहला। सुकड़ी, बनास, तो दोस्तों सुकड़ी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये लूनी की सहायक नदी है, ये भी इसमें गलत दे रखा है। जाखम, माही ये बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। देखिए माही नदी की सहायक नदी है, आप सभी को पता है कौन कौन सी, जाखम, सोम, मोरेन, चाप, अनास, ये किसकी? माही नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और बाणगंगा, चंबल ये भी दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें सी नंबर का सही सुमेलित है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य युग्म का चयन करना है। सत्य युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों भागेरी का नाका बांध, भागेरी का नाका बांध ये दौसा मोरेल नदी गलत दे रखा है दोस्तों, ये राजसमंद में है बनास नदी पर, ठीक है। भागेरी का नाका बांध और यहाँ पर देखिए मेजा बांध, दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, मेजा बांध है ये भीलवाड़ा में है कोठारी नदी पर, तो यहाँ पर बांसवाड़ा माही नदी दे रखा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बिशलपुर बांध टोंक बनास नदी पर, दोस्तों बिल्कुल सही है। बिशलपुर जो बांध है वो टोंक में है और ये बनास नदी पर है, तो यहाँ पर ये सी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा इसमें। मोरेल बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी गलत हो जाएगा दोस्तों। मोरेल बांध कहाँ पर है? दौसा में है मोरेल नदी पर, तो ये भी अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य युग्म का चयन करना था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिप्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा लिप्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉक्टर करनी लिप्ट नहर से दोस्तों बीकानेर और जोधपुर जिले लाभान्वित होते हैं, बिल्कुल सही है। गुरु जम्बेश्वर से बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर लाभान्वित होते हैं, बिल्कुल सही है। पोखरण दोस्तों जो पोखरण नहर है, ठीक है, लिप्ट नहर जिसका नाम अभी वर्तमान में जयनारायण व्यास लिप्ट नहर है, ठीक है, इससे जैसलमेर और जोधपुर लाभान्वित जिले हैं, बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर ये गलत हो जाएगा दोस्तों वीर तेजाजी लिप्ट नहर का जो प्राचीन नाम था वो था बांगड़सर लिप्ट नहर, और इससे दोस्तों बीकानेर और अनूपगढ़ को जल प्राप्त होता है, यानी कि ये लाभान्वित जिले हैं। यहाँ पर नागौर और जोधपुर है वो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 25 प्रश्न तो राजस्थान ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित पूछे जाएंगे, और 25 प्रश्न हैं वो दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर के, फिर मैथ के, फिर भाग ब पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? बताइए कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे प्राचीन है या पुरानी है? तो वो है दोस्तों गंग नहर परियोजना। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार? बताइए 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनघनत्व है वो कौन से जिलों में पाया जाता है? तो राजस्थान के दोस्तों ऐसे 3 जिले हैं जिनमें 100 से कम प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में यह घनत्व पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए
नंबर 1 इसमें जैसलमेर आता है। जैसलमेर का जनघनत्व है वो दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। बीकानेर के है दोस्तों, बीकानेर का जनघनत्व है वो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और फिर दोस्तों बाड़मेर का आता है, बाड़मेर में 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी इसमें देखिए कोई में पाली दे रखा है, कोई में जोधपुर दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएंगे वो। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? बताइए, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 8वां क्रम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्रम आता है राजस्थान का। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे करके राजस्थान 8वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है? बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 ये राजस्थान से नहीं गुजरता है। ठीक है, ये दोस्तों पंजाब से गुजरता है, ये पंजाब से उत्तराखंड की तरफ। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 2015 में। 2015 में 3 जून 2015 को दोस्तों जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मानसरोवर से चांदपोल तक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को पता है कि बीकानेर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है लूणकरणसर, उसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है, राजकोट का है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। गुजरात के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है? बताइए कौन सी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेनाइट और रायोलाइट, ग्रेनाइट और रायोलाइट आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है। ग्रेबो और बेसाल्ट ये इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना कूट भाषा में उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसमें क्या है? सही है। तो यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण का क्या कार्य है? यानी कि रूडा का क्या कार्य है? दोस्तों यहाँ पर देखिए गैर कृषि क्षेत्र का विकास, ये कार्य है दोस्तों रूडा का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसका था? बताइए, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन कहा था। तो दोस्तों ये कथन कहा था किसने? तो ये कर्नल टोड ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, तो यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? बताइए कौन सी सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों वो है गणेश्वर में, गणेश्वर सभ्यता में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो शासक थे वो थे दोस्तों कल्याणमल। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव कल्याणमल। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा महाराव राजा
बहादुर सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? बताइए। 1818 में काफी राजपूत राज्यों ने दोस्तों अंग्रेजों से संधि कर ली थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो यहाँ पर दोस्तों जो संधि करने वाला जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, वो कौन था? वो था दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दोस्तों वो था बूंदी किसान आंदोलन से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे अपने को इसमें याद रखना है, ठीक है। नानक भील की दोस्तों हत्या कर दी गई थी गोली मारकर झंडा गीत गाते समय, ठीक है, और ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पर बात हो रही है भील समुदाय से संबंधित था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वृहद राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? वृहद राजस्थान का प्रमुख दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा सवाई मान सिंह को राज प्रमुख है वो नियुक्त किया गया था, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? वो था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? दोस्तों राव गोपाल सिंह खरवा को दोस्तों किसने प्रभावित किया था? तो वो किया था आर्य समाज ने। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राव गोपाल सिंह खरवा है, ये राजस्थान की खरवा रियासत के जागीरदार थे, ठीक है, और दोस्तों ये आर्य समाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर बीकानेर में स्थित है दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए हमीर महाकाव्य की रचना है वो नयन चंद्र सूरी ने की, बिल्कुल सही है। वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की, बिल्कुल सही है। कुवलयमाला की रचना है वो दोस्तों उद्योधन सूरी ने की, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय की रचना चंद्रबरदाई, ये गलत हो जाएगा। चंद्रबरदाई ने तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी, और यहाँ पे पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की जो रचना है वो दोस्तों जयानक ने की थी। किसने की थी? जयानक ने। तो यहाँ पर जयानक होना चाहिए था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बडार है, कन्यावल है, बड़ी पडला है, लेकिन पानीवाड़ा नहीं है। पानीवाड़ा दोस्तों जब कोई मर जाता है, ठीक है, तो उसकी सूचना आती है, तब भाई बांधव किसी तालाब पर जाकर नहाते हैं, तो उसे पानीवाड़ा कहते हैं। और ये रस्म है वो मृत्यु के 9वें दिन की होती है, 9वें दिन होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? बताइए, सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो वो थी दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तुर्रा कलंगी ख्याल। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए उन्हें करुणा के संत के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए उनका जो जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था 1544 ईस्वी में। तो यहाँ पे इलाहाबाद की जगह अगर अहमदाबाद होता तो ये सही होता, तो ये गलत हो जाएगा कथन। आगे देखिए, वह दादू पंथ के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है।
वह 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान में रहे, राजस्थान राज्य के दोस्तों नारायणा में रहे। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये सही कथन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। तो दोस्तों ये कहां पर पहने जाते हैं? दोस्तों ये जो अंगोटिया है, सुरलिया है, लटकन है, ठीक है, ये महिलाओं के कान के आभूषण है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानों में पहने जाने वाले आभूषण है, सी नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे खोयतू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोयतू। ठीक है, भील पुरुष कमर में खोयतू या देपाड़ा पहनते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों ये मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मांगणियार। मांगणियार प्रयोग करते थे दोस्तों कामायचा का। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कामायचा एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें तार लगा होता है। ठीक है, और तारों की सहायता से बजाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्णा देवी, तो दोस्तों ये जो अन्नपूर्णा देवी है ये कछवाहा राजवंश की दोस्तों ये आराध्या देवी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए गोगा जी है। गोगा जी सांपों से संबंधित है। सर्परक्षक देवता कहा जाता है इनको। ठीक है, सांपों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है ये। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ये दोस्तों वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। निर्जला एकादशी है, ये दोस्तों ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। दोस्तों ये निर्जला एकादशी बिल्कुल सही है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अक्षय तृतीया चैत्र मास, ये गलत हो जाएगा, इसमें चैत्र मास में आती नहीं है। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और दो कथन क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का सही जोड़ा नहीं है, वो बताना है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों यहाँ पे खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन माह में मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। पुष्कर मेला है, ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। बाबा रामदेव जी का मेला सावन मास, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों बाबा रामदेव जी का जो मेला है ये भाद्रपद मास में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बाबा रामदेव जी का मेला है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक ये बढ़ता है, श्रावण मास में नहीं बढ़ता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? बताइए, मिट्टी को टाइट करने के लिए दोस्तों उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें चावल की भूसी और गधे का गोबर है वो दोस्तों मिलाया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मुख्यतः धार्मिक है। आगे देखिए, राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है।
दोस्तों ओतप्रोत है, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों इसमें दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सही है, और यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की ठीक व्याख्या करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? दोस्तों बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है ये। तो दोस्तों ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है दोस्तों ये, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर सिटी पैलेस से उदयपुर सिटी पैलेस के राजस्थान के स्थापत्य अजूबों यानी कि मार्बल में से एक है, जो के तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। बताइए, उदयपुर सिटी पैलेस दोस्तों, सीधा सा मैं बोलूं, उदयपुर सिटी पैलेस है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा वो है पिछोला झील के, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्यटक स्थल है और सूची सेकंड में स्थिति दे रखी है। 84 खंभों की छतरी दोस्तों कहां पर है? 84 खंभों की छतरी दोस्तों बूंदी में है। ठीक है, दौलत बाग कहां है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये अजमेर में है। लालगढ़ कहां है? तो दोस्तों लालगढ़ बीकानेर में है। जग मंदिर कहां है? तो जग मंदिर उदयपुर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4-3-1-2, 4-3-1-2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बताइए, झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन से दुर्ग में है ये? दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, द्विचक्रीय नृत्य क्या है? तो दोस्तों ये द्विचक्रीय नृत्य है, ये विवाह और मांगलिक अवसरों पर है दोस्तों, भील और पुरुषों द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है ये द्विचक्रीय नृत्य। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है, तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों तुराकलंगी ख्याल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, शाह अली और तुकनगीर नामक संतों ने दोस्तों 400 साल पहले दोस्तों तुराकलंगी ख्याल की रचना की थी। ठीक है, और इसी ख्याल से संबंधित है जयदयाल सोनी और चेतराम। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एकलिंग जी का मंदिर माउंट आबू गलत हो जाएगा, कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है ये। ठीक है, सूर्य मंदिर उदयपुर, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ है? जयपुर में है। देलवाड़ा मंदिर ओसिया, ये भी गलत हो जाएगा। देलवाड़ा मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। करणी माता मंदिर देशनोक, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मित्रों अपन है वो साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, और अगर आपने अभी तक आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचते रहे। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। और भी सिलेबस के अनुसार जो अभी नया सिलेबस आया है 9 सितंबर 2024 को, ठीक है, उस सिलेबस के अनुसार दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें आपको साइंस की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास देखने को मिलेगी। पशु परिचर में दोस्तों पशुपालन से संबंधित भी आपको टॉपिक वाइज प्रश्न देखने को मिलेंगे। और भाग ब के लिए दोस्तों स्पेशल मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, तो आपको वो भी देखने को मिलेगी। वहां पे आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासें आपको जरूर देखनी है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? कौन सा वर्ग इसमें सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए डिप्थीरिया,
न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग, ठीक है, यहाँ पे लिंग सहजन, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों डिप्टीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग है, ये जीवाणुजन्य रोग है, तो ये अपना पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, पोलियो, जापानी बी, मस्तिष्क शोध, ये विषाणुजन्य, ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, विषाणुजन्य ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो पोलियो, ठीक है, जापानी बी, मस्तिष्क शोध, तो ये विषाणुजन्य नहीं है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कुछ है जो विषाणुजन्य है, जैसे कि दोस्तों ये देखिए प्लेग है वो यहाँ पर आएगा दोस्तों, ठीक है, मस्तिष्क शोध के आगे। यहाँ पे पोलियो, जापानी बी और मस्तिष्क शोध, ये तीनों तो विषाणुजन्य है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेग दे रखा है ये विषाणुजनित नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्लेग एक जीवाणुजन्य रोग है, तो ये दूसरा भी इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, वर्णांधता, हिमोफीलिया और दात्र एरेक्टा, ये आनुवांशिक रोग है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एड्स, सिल्फिस और सुजाक जीवाणुजन्य, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। एड्स है वो विषाणुजन्य रोग है, ठीक है, बाकी सिल्फिस और सुजाक ये जीवाणुजन्य रोग है, तो ये यहाँ पे एड्स दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? बताइए कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए भौतिक परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है, ये गुण नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सभी को पता है कि पदार्थ के केवल भौतिक गुणों या अवस्था, रंग, गंध, ताप, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में, बिल्कुल सही है। यह परिवर्तन स्थायी होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे ओरल सबम्यूकस फ्राइबोसिस बीमारी का कारण है। बताइए दोस्तों, ओरल सबम्यूकस फ्राइबोसिस बीमारी का कारण है, तो वो कारण क्या है? तो वो है तंबाकू युक्त गुटखा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सामान्य नाम है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकेल का प्रयोग है वो किया जाता है, निकेल उत्प्रेरक का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस प्रकार के दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, सीधी और समान आकार में होती है? बताइए, किस प्रकार के दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, सीधी और समान आकार में होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है समतल, समतल दर्पण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2 और O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं, तो इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं जंग, जंग बोलते हैं। जंग लगती है ना, तो वो नमक की वजह से लगती है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो वो धातु है दोस्तों चांदी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चांदी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए? बताइए, ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर
आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए? राइट आंसर हो जाएगा वो है मटर के पौधे पर। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, यदि एक आनुवांशिक रोग एक दृश्य के रूप में सामान्य परंतु वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संततियों में संचारित होता है तो यह रोग है। तो दोस्तों बताइए कौन सा रोग है? तो दोस्तों ये लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा भाग प्रभावित होता है मोतियाबिंद से? देखिए परितारिका, दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है, ठीक है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण ऐसा होता है और इसके निदान हेतु दोस्तों अपारदर्शी लेंस को लगाकर दोस्तों यानी कि अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस है वो लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो बताइए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है तो दोस्तों वो होती है धनात्मक होती है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धनात्मक होती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बताइए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कर्वी थाइमीन, ठीक है, स्कर्वी थाइमीन, ये गलत हो जाएगा इसमें। आप सभी को पता होगा दोस्तों, देखिए स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। और जो थाइमीन है, थाइमीन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है, तो ये तो अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस है ATS, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें टिटनेस BCG, तो दोस्तों BCG का टीका है वो तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मलेरिया क्लोरोक्विन, दोस्तों ये इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया के उपचार के लिए दोस्तों क्लोरोविन का प्रयोग है वो किया जाता है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों है? तो दोस्तों हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, दोनों प्रकार का व्यवहार करती है। उन्हें मिश्रित ग्रंथि के नाम से अपन जानते हैं। दोस्तों देखिए अंडाशय, वृषण और अग्नाशय ये तीनों ही है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने को नियंत्रित करता है? बताइए दोस्तों वो है मेडुला। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। बताइए उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर रोनाल्ड रोस। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए वायु द्वारा दोस्तों टीबी, ठीक है, वायु द्वारा टीबी रोग होता है, ठीक है। पानी द्वारा दोस्तों कोलेरा यानी कि हैजा होता है पानी के द्वारा, और संपर्क से दोस्तों सिफिलिस रोग होता है, और घाव द्वारा दोस्तों टिटनेस, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? BCDA अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता? भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता? ये तो पता होगा दोस्तों आपको।
भौतिक परिवर्तन में देखिए नए पदार्थों का बनना, ये भौतिक परिवर्तन में नहीं होता, ये रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप था। तो दोस्तों मटर के अलावा किस पर कार्य किया था मेंडल ने? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है हिरेशियम, हिरेशियम पादप। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका सामान्य नाम है हिरेशियम का, वो है होकविड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, अपशिष्ट जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का स्वीकार्य अभ्यास नहीं है, क्योंकि अपशिष्ट जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का स्वीकार्य अभ्यास नहीं है, क्योंकि क्योंकि इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न निम्नलिखित में से कौन सी विधि शहरों में एकत्रित कचरे को फेंकने के लिए सबसे सरल और सबसे आम विधि है? बताइए कौन सी विधि शहरों में एकत्रित कचरे को फेंकने के लिए सबसे सरल और सबसे आम विधि है? तो वो है दोस्तों इसमें लैंडफिल विधि। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लैंडफिल। आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, टाइफाइड, टाइफाइड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साल्मोनेला टाइफी, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, एक ही सही है। तो यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, जब एक मादा एनाफिलिस मच्छर एक व्यक्ति को काटता है तो संक्रमण करने वाले स्पोरोजाइटस बनते हैं। बताइए कहाँ बनते हैं? जब एक मादा एनाफिलिस मच्छर एक व्यक्ति को काटता है तो संक्रमण करने वाले स्पोरोजाइटस बनते हैं। ये बनते हैं दोस्तों मच्छर की आंत में। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर की आंत में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम है, वो क्या है? तो वो है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न अपन करंट अफेयर से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए दोस्तों कुल 79,156 करोड़ रुपए है वो आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान सरकार की अनुप्रति कोचिंग योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये अनुप्रति कोचिंग योजना किससे संबंधित है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नई दिल्ली में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, यह किस देश से संबंधित है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, यह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों कौन से देश से संबंधित है? तो ये थाईलैंड से संबंधित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, थाईलैंड से संबंधित। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है, उसका नाम है दोस्तों प्रीति पाल। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रीति पाल। आगे देखिए, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो दोस्तों देखिए, जो 4 कंपनियां हैं उनको नवरत्न का दर्जा है वो दिया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे
सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 75वें। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 75वें। नेक्स्ट इसमें देखिए, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मनु भाकर को। ठीक है, मनु भाकर कौन है? तो दोस्तों ये निशानेबाजी से खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कुल कितने मेडल जीते? बताइए, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में दोस्तों कुल कितने पदक जीते भारत ने? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कुल 29 पदक जीते। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 29 पदक, जिसमें जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखिए, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्योति बेरवाल। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्योति बेरवाल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो मैथ से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ते हैं कुछ। देखिए, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली से 50 घटाया जाए और दूसरे में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 है, वो हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मूल संख्याओं का योग है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं कि अपना इसमें 250 है। ठीक है, ऑप्शन उठा लिया मैंने 250। तो 250 है, तो यहाँ पे देखिए शुरू में ही पहली लाइन पढ़िए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी कि अनुपातों का योग कितना हो गया? 5। तो 250 में 5 का भाग दिया तो कितना है? 50। तो यहाँ पे 2 अनुपात दे रखा है, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। इसका 100 हो जाएगा और इसका हो जाएगा दोस्तों 150। अब यहाँ पर देखिए, यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए तो 100 देखिए 100 है। ठीक है, पहले के अंदर तो 100 में से अगर अपन ने 50 घटा दिए तो कितने बचे दोस्तों? 50 बचे। और दूसरे में 50 जोड़ा जाए, दूसरा कितना है? 150 है। तो 150 में अगर अपन 50 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 200। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालें तो दोस्तों देखिए, ये 50 से एक बार गया, ये 50 से 4 बार गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1:4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बिल्कुल आ रहा है। तो ये दोस्तों मूल संख्याओं का योग कितना होगा? 250 होगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन उठा के आसानी से कर सकते हैं ये चीजें। आगे देखिए, यहाँ पे एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए और 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे? तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे? दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीधा सा है, 100 में से 20 घटा लीजिए। ठीक है, तो भाई 80% अभ्यर्थी है वो क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए गणित में कितने हुए? 66%। अंग्रेजी में कितने हुए? 70%। ठीक है, तो 66 और 70 माइनस आपको देखिए 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे 66 प्लस 70 माइनस 80, तो दोस्तों कितने हो गए? तो दोस्तों इनको आप घटाओगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 56। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 56। यानी कि अब अपने को कुल अभ्यर्थियों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 350, भाई 300 अभ्यर्थी तो उत्तीर्ण हुए ना, 350 इंटू 100 बटे 56। ठीक है, बस इनको आप काटोगे तो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा 625। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, संख्याएं क्या है? तो दोस्तों देखिए 4 अधिक है, तो यहाँ पर देखिए सब में ही 4 4 का गैप है। 8 और 4 12, सॉरी 12, 12 और 4 16, 10 और 4 14 और 6 और 4 10। तो दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि अपन ने पहली संख्या मान ली, यहाँ पे 8 मान ली, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग का 24% प्रदान करता है। तो यहाँ पे दोस्तों छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों संख्याएं होंगी, दोस्तों देखिए पहली संख्या इसमें 8 हो जाएगी और दूसरी इसमें दोस्तों 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपए है, ठीक है, 638 रुपए है और लाभ 45% है, तो लाभ कितना है? दोस्तों सीधा सा है भाई, क्या करना है, सीधा सा है। 638 का दोस्तों आप क्या करोगे, आप 45% निकाल दीजिए इसका। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपए है, तो अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर आपको क्रय मूल्य पता होगा, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि अपना क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, तो दोस्तों 638 है। कितना है? 638 बटे दोस्तों ये जो लाभ है वो इसी के अंदर ऐड है, तो यहाँ पे 145 इंटू 100, बस कुछ नहीं करना, आपके पास में सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये तो आ गया अपना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा 440, ये तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 638 में से दोस्तों ये 440 है वो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 198 आएगा। तो ये 198 क्या है, इसमें लाभ है, क्या है, लाभ है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपए है और लाभ 8% है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नॉर्मली आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, देखिए 2592 इंटू 100 बटे इसमें लाभ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वही ऊपर वाले प्रश्न जैसे 108, बस इसको काट लीजिए तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 2400, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑप्शन उठा के आप 2400 का 8% निकाल लीजिए तो 192 आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ोगे इसमें तो 2592 आ जाएगा, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 1296 रुपए की राशि 16 सही 2/3 वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2401 हो जाएगी? चक्रवर्ती ब्याज की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1296 दे रखे हैं, ठीक है, तो 2401 कितने वर्षों में होगी? तो इसमें देखिए आप नॉर्मली भी अगर मैं आपको बोलूं तो दोस्तों आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1296 का आप दोस्तों 16 सही 2/3, इसको आप 16.66 लिख सकते हैं बटे 100, ठीक है। फिर इसमें आप ये निकाल के ब्याज और फिर इसमें मूलधन में 1296 में जोड़ दीजिए। ऐसे करके दोस्तों ये मैं आपको बताऊं तो ये 4 साल में दोस्तों ये 2401 हो जाएगी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए, 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? बताइए भाई, चक्रवर्ती ब्याज की दर से दिए है, तो देखिए
10,000 का 10% कितना हुआ, 1 साल का तो हो गया दोस्तों 1000, यानी कि कितना हो गया 11,000। ठीक है, अब 11,000 का दोस्तों आप 10% और निकाल लिए तो कितना हो जाएगा 1100। तो 11,000 में 1100 और ऐड कर दीजिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 12,100 हो जाएगा। अब अब दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है कि 6 महीने का निकालना है। ठीक है, 6 महीने का और निकालना है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि 12,100 का दोस्तों आप 5% निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 12,705 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, एक 4,000 की राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, बताइए। 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, सीधा सा है, 2 वर्ष का निकाल लीजिए, वही निकल कर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों मूलधन कितना, 4,000 इंटू दर कितनी दे रखी है दोस्तों 10, और यहाँ पर देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, तो दोस्तों यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा दोस्तों इसमें 2 वर्ष बटे 100, बस 0 से ये 0 कटा, इससे ये 0 कटा, तो यहाँ पे 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा 800। ठीक है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 अधिक है, मूलधन कितना है। दोस्तों इसमें 2 समीकरण बनेंगे। देखिए इसमें 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 अधिक है। तो दोस्तों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 8 इंटू 3, देखिए मूलधन तो दे नहीं रखा, माइनस दोस्तों x इंटू 9 इंटू 2 बराबर दोस्तों बताइए, बराबर दोस्तों इसमें आएगा 90 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों ये 90 नहीं, इसमें 9,000 कर लेना। ठीक है, 9,000 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर 9,000 कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 8 थी 24, तो यहाँ पे 24x हो जाएगा, कितना दोस्तों 24x माइनस 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 18x हो जाएगा। ठीक है, 18x बराबर दोस्तों 9,000। ठीक है, अब यहाँ पे 24 में से 18 गए तो कितने बचे, तो 6x बचे, तो 6x बराबर कितना 9,000। ठीक है, अब 9,000 में आपको क्या करना है, 6 का भाग दे देना, राइट आंसर मूलधन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने को बतानी है। दोस्तों 10 पैसों के सिक्के देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं, यहाँ पे आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए तो भी आप इसका उत्तर है वो दे सकते हैं आसानी से। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 है, तो यहाँ पे 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों 3 रुपए हो गए। ठीक है, 50 पैसे के दोस्तों 4 सिक्के हैं तो कितने हो गए, तो ये 2 रुपए हो गए, और ये हो गए दोस्तों 80 पैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 2 5 5.8 हो गए दोस्तों, ये कितना हो गए 5.8। ठीक है, और अब 116 के अंदर आप ऐसे भाग दे सकते हैं, 116 में दोस्तों 5.8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 20 बार गया। ठीक है, 20 बार भाग गया। अब दोस्तों 10 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, तो अपने को क्या करना है 20 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 160।
ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 160। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए तीन संख्याओं का योग 392 है। तीन संख्याओं का योग 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या का अनुपात है वो क्या होगा? सीधा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, पहली, दूसरी और ये तीसरी संख्या है। तो यहाँ पे पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 5:8। तो यहाँ पे 5:8। अब दोस्तों तीनों का अनुपात निकाल दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 ती 15 और 8 ती 24, ठीक है। तो यहाँ पे 10:15:24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी संख्याओं का अनुपात आ गया और तीनों संख्याओं का योग है वो अपने को यहाँ पर दे रखा है 392। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 15 और 24 का टोटल करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। कितना? 49। अब अपने को क्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या का अनुपात कितना है, 10। तो यहाँ पे 10/49 इंटू कितना, 392 ना, 392, ठीक है, बस काट लीजिए। तो दोस्तों ये 392 से गया कितनी बार, 49 में, सॉरी 392 में आप 49 का भाग दीजिए, ठीक है। तो ये गया दोस्तों 8 बार, ठीक है, कितनी बार गया, 8 बार। तो 10 × 8 कितने हो जाएंगे, 80। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है। तो सीधा सा है 20 × 4000 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 80,000, ये 80,000 हो गए, प्लस दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 है। तो 25 × 2500 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 62,500, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे 20 और 25 व्यक्ति, टोटल कितने व्यक्ति हो गए, तो दोस्तों 45 हो गए, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल करोगे तो दोस्तों 80 और 60 कितने होते हैं, तो दोस्तों 140, यानी कि 1,42,500, ठीक है। 1,42,500 में आप दोस्तों 45 का भाग दीजिए, आपका सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 3,166.66। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूरे समूह की औसत है वो ज्ञात करनी थी अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है, ठीक है। तो देखिए 3 और 2 5, तो 7 पंजे कितना हो गया, 35, माइनस, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 और 6 10, 10 और 8 कितने होते हैं, 18, 18 और 12 कितने होते हैं, 18 और 12 30, तो 30 कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। तो ये 5 आ गया x का मान, ये ऊपर आ गया दोस्तों 5 है वो x का मान आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए और x 9, 13, 15 और y का औसत 9 है, ठीक है। अभी कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 9, 13 और 15 कितने होते हैं, 9 और दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए 13 और 15 होते हैं दोस्तों कितने, 28, 28 और 9 कितने होते हैं, 28 और दोस्तों 9, तो ये होते हैं 37, ठीक है। 37 और 5 कितने होते हैं, 5 x का मान है ना 5, तो 37 और 5 कितने होते हैं, 42, तो 45 में से 42 गए तो दोस्तों कितने बचे, तो 3, तो ये 3 आ गया दोस्तों y का मान, 3 आ गया इसमें y का मान। तो यहाँ पे देखिए 2x - 3y का मान कितना होगा, तो दोस्तों 2 × 5, x का मान कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 10, माइनस y का मान कितना है, y का मान दोस्तों 3 है। तो यहाँ पे 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो 10 में से 9 गए तो कितने बचे, 1। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ए, बी और सी एक साथ एक वर्ताकार स्टेडियम
के परितः घूमना शुरू करते हैं। वे क्रमशः दोस्तों 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के लिए कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? दोस्तों लैसे पर निकालना है, निकाल सकते हैं आप, जैसे कि 42, 63 और 84। ठीक है, इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों सबसे पहले किसका भाग दिया, इसमें 7 का दिया तो कितना है 6, फिर 9 और फिर दोस्तों 12, फिर दोस्तों आप 3 का भाग दोगे इसमें तो इसमें कितना जाएगा 2, फिर 3 और फिर 4, फिर 2 का दोगे तो यहाँ पे दोस्तों आएगा 1, फिर आएगा इसमें 2, यानी कि 3 और 2। तो इसमें दोस्तों 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 252। तो यहाँ पर 252 सेकंडों के बाद तीनों पुनः वापस मिलेंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 252 सेकंड। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 57, 67, 77 और 87 का मैसअप है, यानी कि HCF है, वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। बताइए दोस्तों इन तीनों के अंदर किसका भाग जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 का तो जाएगा नहीं, ठीक है, 7 का नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसमें जाएगा किसका दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैसअप दोस्तों 1 होगा, 1 में 1 होगा क्योंकि 1 का भाग सभी में जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो कर लेते हैं। देखिए बछड़े में सभी अस्थायी अग्र चर्वण दांत निकल आते हैं, कितने दिन में निकल आते हैं बछड़े में? तो दोस्तों ये निकल आते हैं 1 माह में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सामान्य दूध का जो पीएच होता है, सामान्य दूध का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है दोस्तों 7 से कम ही होता है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूध की प्रकृति अम्लीय होने के कारण दोस्तों इसका जो पीएच है वो 6.5 से 6.7 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए भेड़ के शरीर का औसत तापमान होता है, भेड़ के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेयर्स यानी कि अंडे देने वाली मुर्गियों की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी अंडे देने अंडे देने वाली मुर्गियों की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मादा जिनमें अंडे उत्पादन की दर उच्च होती है, बिल्कुल है, ये इसकी विशेषता है। इनमें कभी भी टीका नहीं लगाया जाता, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इनमें भी टीका है वो लगाया जाता है हमेशा। ठीक है, पक्षियों को ताजे संतुलित आहार दिए जाते हैं, बिल्कुल है। सबसे अच्छी लेयर्स व्हाइट लेगोहॉर्न नस्ल की होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये टीका नहीं लगाया जाता, ये कथन गलत है, इसमें लगाया जाता है। आगे देखिए आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मुख्य कोशिकाएं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालना कहा जाता है, तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं दोस्तों ग्रोवर मैनेजमेंट, ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रोवरिंग, ग्रोवरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन पशु उत्पाद में आता है? कौन पशु उत्पाद में आता है? तो यहाँ पर देखिए मखनिया दूध है, मखनिया दूध है, ये पशु उत्पाद में आता है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है, कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है, तो वो कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशिक्षण की आवश्यकता, कृत्रिम योनि खर्चीली होती है, पशु को गर्भित करने में समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बारबरी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है, बारबरी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है, तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है इसमें पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कोलेस्ट्रम में क्या भरपूर मात्रा में होता है? कोलेस्ट्रम में दोस्तों क्या होता है भरपूर मात्रा में? तो विटामिन ए होता है दोस्तों, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे प्रतिजन
ऐसा पदार्थ है जो प्रतिदन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, मांस एक अच्छा स्रोत है, मांस एक अच्छा स्रोत है, तो दोस्तों ये प्रोटीन का, लोहे का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, तो दोस्तों इन सभी का एक अच्छा स्रोत है मांस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं, मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं लीटर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लीटर बोलते हैं उसे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, कच्चे दूध में बैक्टीरिया की अधिक संख्या का प्रमुख कारण है। कच्चे दूध में बैक्टीरिया की अधिक संख्या का प्रमुख कारण है, तो दोस्तों वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खराब स्वच्छता, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, आमाशय की किस परत में जठर ग्रंथियां स्थित होती है? आमाशय की किस परत में जठर ग्रंथियां स्थित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है म्यूकोसा, म्यूकोसा में, ठीक है, म्यूकोसा परत में। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारतीय जंगली गधे की आबादी के लिए पहचाना जाता है? बताइए, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारतीय जंगली गधे की आबादी के लिए पहचाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वेलावदर राय उद्यान, वेलावदर राय उद्यान, ये भारतीय जंगली गधे की आबादी के लिए पहचाना जाता है। कहां पर है ये स्थित? तो ये गुजरात में है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 117 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो वो अपने को बताना है। देखिए, स्कर्वी के कारण विटामिन सी की अधिकता, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भेड़ में प्रसव की क्रिया को उसको लेम्बिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेम्बिंग। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेम्बिंग। गाय की प्रसव क्रिया को कोविंग बोलते हैं, भैंस की प्रसव क्रिया को भी दोस्तों कोविंग बोलते हैं, बकरी की प्रसव क्रिया को किडिंग बोलते हैं, और भेड़ की प्रसव क्रिया को लेम्बिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, खीस पिलाना किसके लिए आवश्यक है? दोस्तों खीस पिलाना किसके लिए आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा वो है रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कराकुल भेड़ का उत्पत्ति स्थान है, कराकुल भेड़ का उत्पत्ति स्थान है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मध्य एशिया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, घुमंतु चरवाहे किसे कहते हैं? घुमंतु चरवाहे किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं, जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं, ये दोस्तों इसमें सॉरी, एक स्थान पे तो नहीं रहती है, ठीक है, घुमंतु यानी कि घूमते रहते हैं। जो मवेशियों के चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, वो होते हैं दोस्तों घुमंतु चरवाहे, ठीक है। राइट आंसर इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर खलिहाने बनाए जाते हैं। बताइए, बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर कहाँ खलिहान बनाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चा ब्याने का कमरा, आइसोलेशन रूम, सांड के लिए शेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है ये? उत्तराखंड में, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोलोस्ट्रम में सामान्य दूध की तुलना में किस पोषक तत्व का प्रतिशत अधिक होता है? कोलोस्ट्रम में सामान्य दूध की तुलना में किस पोषक तत्व का प्रतिशत अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोटीन, खनिज, विटामिन ए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मासाई चरवाहा समुदाय का संबंध किस क्षेत्र से है? मासाई चरवाहा समुदाय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्वी अफ्रीका से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पूर्वी अफ्रीका से। आगे देखिए, चरागाहों के घटने से चरवाहों को
कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? चरगाहों यानी कि चरागाहों के घटने से चरवाहों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों वो है जानवरों के लिए चारा कम हो गया। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से रोग होने पर पशु घर घर की आवाज करता है? तो दोस्तों गलघोटू रोग होने पर। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गलघोटू रोग होने पर। आगे देखिए, पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है पशु माता रोग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आहार नाल। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आहार नाल। आगे देखिए, औपनिवेशिक काल में मासाइयों के मवेशी किस कारण मरते थे? औपनिवेशिक काल में मासाइयों के मवेशी किस कारण मरते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बीमारियों और भूख से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीमारियों और भूख से। आगे देखिए, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सा पशु समुदाय सबसे प्रमुख है? हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सा पशु समुदाय सबसे प्रमुख है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जीव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है तो दोस्तों वो कहलाती है हीमोग्लोबिनुरिया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है? तो दोस्तों मुर्गी पालन में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए टर्की है, मुर्गी है, बतख है, गाय थोड़ी मुर्गी पालन में आती है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बकरियों की छेगू नस्ल से प्राप्त बालों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोहेयर। मोहेयर मोहेयर कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गर्भर विधि का उपयोग कौन से परीक्षण हेतु करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वसा परीक्षण हेतु करते हैं गर्भर विधि का उपयोग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से किस दुग्ध दोहन विधि में पशु को कर का अनुभव नहीं होता? बताइए, किस दुग्ध दोहन विधि में दोस्तों पशु को कर का अनुभव यानी कि कौन सी विधि का अनुभव नहीं होता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्ण हस्त दोहन विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जिसको अपन हाथों से यानी कि अंगुलियों से थन दबाकर दूध निकाला जाता है। यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, वे रोग जो एक साथ किसी राष्ट्र में पशुओं की विचित्र जातियों को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। वे रोग जो एक साथ किसी राष्ट्र में पशुओं की विचित्र जातियों को प्रभावित करते हैं कहलाती है। तो दोस्तों वो है पेंजोटिक रोग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पेंजोटिक रोग। आगे देखिए, 137 नंबर का प्रश्न है, गाय की किस नस्ल के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो वसा का अधिकतम प्रतिशत है वो दोस्तों जर्सी में होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जर्सी में। आगे देखिए, पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण है। पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों वो है इसमें पशुओं में बुखार होना, शरीर में गांठें पड़ना, आंखों से पानी आना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं। निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों अंतः प्रजनन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंतः प्रजनन। नेक्स्ट आगे देखिए, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों टाइफाइड ज्वर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड ज्वर। आगे देखिए, एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल गई है, वह क्या है? तो दोस्तों वह क्या है? तो वो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल गई है, वो है दोस्तों संसर्गिक रोग। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशु अपशिष्ट का उपयोग करते हैं। पशु अपशिष्ट का उपयोग करते हैं तो दोस्तों खाद के रूप में, ऊर्जा के रूप में, पशु चारे के रूप में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध का पीएच
होता है, पीएच मान होता है। दोस्तों दूध का पीएच मान है वो 6.5 से 6.5 से 6.7 के बीच होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, 6.6 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, नर पशुओं की अंड ग्रंथियों को नष्ट कर जनन शक्तियां समाप्त कर देना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो बधियाकरण कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बधियाकरण। आगे देखिए, थार पारकर गाय की प्रजाति है, थार पारकर गाय की प्रजाति है, तो दोस्तों वो है दुकाजी नस्ल। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दुकाजी नस्ल। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है, सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है, तो वो मानी जाती है दोस्तों चोकला। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत में 44 भेड़ की नस्लें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पिताशय अनुपस्थित होता है, पिताशय अनुपस्थित होता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा घोड़ों में पिताशय नहीं होता है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चरवाहे किस मौसम में आते हैं? शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चरवाहे किस मौसम में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्दियों में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्दियों में। आगे देखिए, 150 नंबर का प्रश्न है, सामान्य श्वसन से संबंधित सही कथन है, सामान्य श्वसन से संबंधित सही कथन है, तो वो कौन सा है? दोस्तों देखिए, अंतः श्वसन एक अक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक अक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पशु परिचर भर्ती परीक्षा का फुल मॉडल पेपर है वो करवा दिया है। 10वां नंबर का आज अपना मॉडल पेपर था। ठीक है, अगर आपने पिछले 9 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अध्यादेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।